आपने बैग्स का नाम लिया, ब्रांड नेम नहीं मैं लूंगा। तो यूरोपियन वाइन्स का भी नाम लेने वाली हूँ। एग्जैक्टली यूरोपियन वाइन्स जो बैग्स जो 65,000 की थी वो कम होके अब 35,000 हो जाएगी। वाइन्स जो 8,000 की थी वो कम होके 3,500 हो जाएगी। राइट। लेकिन देखिए इसका एक सीरियस एस्पेक्ट है। पहली चीज़ तो ये व्यापार में बढ़ावा देगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं कि राजनीतिक दृष्टि से ये हमें दुनिया में अमेरिका को ठेंगा दिखाने का मौका दे रहा है, और शायद यूरोपियन यूनियन में भी खुश है कि वो भी अमेरिका की तरफ थोड़ा सख्ती से देख सकते हैं। दूसरा एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार समझिए, शायद हम लोग यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं 70 बिलियन, इंपोर्ट भी करते हैं 50 बिलियन, टोटल 150 बिलियन। ये बढ़कर हम आशा कर रहे हैं 180 बिलियन प्लस हो जाएगा। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि भारत को भी आस्ते आस्ते क्वालिटी प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करने के बाद हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट यूरोप को बेचना पड़ेगा 5 साल 10 साल के होराइज़न में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस छोटी छोटी चीज़ें यूरोप को एक्सपोर्ट करते रहें। मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। एक मर्सिडीज़ इंपोर्ट कर ली, 1 करोड़ की थी पहले, अब 50 लाख की हो गई है। मेरे साथ धनाढ्य व्यक्ति प्रसन्न, मैं लाके मेरी मिसेस को दे दूंगा। लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट अभी तक जवाब नहीं आया है। देखिए, मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मैं भी कैपिटलिस्ट हूँ। लेकिन 2 एस्पेक्ट, जैसे ही मैंने एक मर्सिडीज़ बेंज को इंपोर्ट किया जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, अब 50 लाख में इंपोर्ट किया। 50 लाख का जो टैक्स था, भारत सरकार रेवेन्यू जमा करती थी, पहले वो कहाँ जाता था? गरीब लोगों के उत्थान के लिए, पहले वो गरीब लोगों के शिक्षा के लिए जाता था, पहले वो SEZ डेवलपमेंट करने के लिए जाता था। इंडस्ट्रियल पार्क्स में वुड बी एंटरप्रेन्योर को अच्छी बिजली, अच्छा पानी कैसे दिया जाए, उसके लिए खर्च होता था। अब वो कहाँ से आएगा? हम बोल रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम 2.5 लाख ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट करेंगे। एग्रीड? ग्रेजुअली अगर हम 2.5 लाख ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट करेंगे तो 125 लाख करोड़ की बात हो रही है। टैक्स पे क्वेश्चन आएगा। 125 लाख करोड़ का घाटा नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी रेवेन्यू कलेक्शन उतनी कम हो जाएगी। तो उसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे? मैं निर्मला सीतारमण जी से ज़रूर उनकी टीम काम कर रही होगी। दूसरा एंगल भी है, जो भारत, हम कह रहे हैं कि हाई एंड कार सिर्फ इंपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगता है सुनने की भारत में तो हम सिर्फ लो एंड कार 5 लाख की ऑल्टो और 15 लाख का कुछ बना रहे हैं, 20 लाख, दे विल नॉट बी अफेक्टेड। लेकिन क्या ये बात है? आज हम सब मध्य वर्ग से बिलोंग करते हैं या हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब तक हम सोचते थे कि 20 लाख 25 लाख की कार खरीद लेंगे, ज़िंदगी में एम्बिशन। लेकिन जब कल यूरोप की एक कार मुझे 35 लाख 45 लाख में मिलनी शुरू हो जाएगी, तो मैं दौड़ के 10 लाख की और व्यवस्था करके एक यूरोपियन कार खरीदूंगा, क्योंकि उसकी एक एस्टीम वैल्यू है, प्रेस्टीज वैल्यू है। बिल्कुल, बहुत एक तो हमारा जो स्मॉल सेगमेंट है वो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इंडिया में जो हाई एंड कार बन रहे थे वो 2.5 लाख उनके बिक्री कम हो जाएगी अगले 10 साल में। दिस रेजेस सीरियस क्वेश्चंस, और मैं चाहूँगी ओपन डिस्कशन है, अपन लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। 2 बातें थी, मेरे को याद है 5-10 साल के बीच में एक बार इस बात पर बहुत चर्चा हुई, आपत्ति हुई पक्ष विपक्ष की कि FDI को बुलाना है या नहीं बुलाना है। अब आप सुपर मार्ट्स की बात हुई कि अगर FDI आता है सुपर मार्ट्स बदल जाते हैं, ऐसे बहुत FDI को लेकर आपको भी याद होगा 10 साल में बहुत बार चर्चा हुई कि भारत का स्टैंड होना चाहिए। तब यूपीए और ट्रांजिशन फेज चल रहा था हमारा। तो अब तो हम खुले हाथों से FDI को इनवाइट कर रहे हैं। वजह यह भी है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी तो बढ़िया चल रही है, 7.2, 6.8, 7.2 की बात करते हैं हम, लेकिन हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला इशू है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हम तो FDI दोनों खुले हाथों, हम चाहते हैं कि बाहर की कंपनीज आएँ या सेटअप हों, उससे रोजगार बढ़ेगा। पर ऑन द अदर हैंड जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और जो मेक इन इंडिया का था वो कटघरे में खड़ा नहीं होगा कि उस प्रोजेक्ट का क्या होगा। जी,
फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी देखिए, अगर मैं नरसिम्हा राव के एरा में जाऊं तो उस समय भारत में जब और पीछे जाता हूं, राजीव गांधी के समय जाता हूं, कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के लिए आप याद करिए कि हम लोग उसमें बच्चे ही थे, मतलब उतना ज़्यादा एज भी नहीं थी, लेकिन रोड पे लोग थे। एक नैरेटिव जो पेश किया जाता है देश के अंदर, वो जो फैक्ट होता है वो नहीं परोसा जाता है। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, केवल भारत की नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जितनी भी हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और ऐसे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और ऐसी आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वहाँ पे गलत चीज़ें पेश की जाती हैं जैसे पब्लिक के सामने। जैसे भारत में टैरिफ आया तो टैरिफ के बारे में हर गली गली में मोदी को मार दिया, मोदी का दोस्त था, गले लगता था ट्रंप, लेकिन देखो वहाँ से पीछे से। लेकिन आप उस टैरिफ के बारे में, टैरिफ केवल अमेरिकन रिलेशन का एक पार्ट था। जो अमेरिका से रिलेशन भारत का है बहुत ही एक रोबुस्ट रिलेशन है, और बिल क्लिंटन के बाद सारे प्रेसिडेंट भारत में आए हैं। उसके पहले 27 साल तक कोई प्रेसिडेंट भारत में नहीं आया था, वो वैल्यू नहीं देते थे। कंट्री ऑफ स्नैक चार्मर्स बोला जाता था इसको। तो टैरिफ के बाद देखिए तमिलनाडु भारत में आया, वही ट्रंप तमिलनाडु को वापस किए भारत को। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा डिफेंस जो है ड्रिल हुई मद्रास शेरपा के साथ अलास्का में। उसी के बाद जो है 37.8 बिलियन अमेजन आज तक दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत में। वही गूगल अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा भारत में $15 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रहा है। इस टैरिफ के बाद की घटना है। उससे क्या रेलेवेंस हुआ इसका? रेलेवेंस ये हुआ कि जो अमेरिका जो है, जो टैरिफ लगाया गया, जो हम पिक्चर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसा है नहीं। टैरिफ, ट्रंप एक्चुअली दोस्त हैं तो हैं, जो मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ कि उन्होंने टैरिफ लगा के भारत को जगाया है कि तुम्हारे पास ये तो इसका आउटकम हुआ। देखिए, कोई मुझे गाली देके जाता है, मुझे रिएक्ट कैसे कर रहा है, मुझे भी पलट के गाली देनी है या मुझे एक बड़ा व्यक्ति बनकर किसी दिन उसको नौकरी देनी है, ये मेरे को लगता है ट्रंप जो कर रहे हैं। देखिए, ये सही तो नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में रुका है, मैंने रुका है। ये सही नहीं है कि वो बार बार शहबाज शरीफ को, यासिम मुनीर को मंच पर सम्मानित करे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम आपस में, अमेरिका और भारत का एक बहुत बड़ी साझेदारी ये थी कि हम एंटी टेररिस्ट हैं। दूसरा, सिर्फ इसलिए कि रशिया से भारत ऑयल ले रहा है तो आप उस पर 25% अतिरिक्त टैक्स पर, यही यूरोपियन कंट्रीज पहले ले रही थी, वेस्टर्न कंट्री ले रही थी तो उन पर कोई टैक्स नहीं था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये अलग बात है कि हम जगे, हमारा उसका जवाब रिफॉर्म की तरह आया। नरेंद्र मोदी ने एक मंच पे खड़े होकर ट्रंप को वैसा जवाब ना देते हुए ये एक रिफॉर्म लेकर आए। लेकिन दोस्त है इज अ क्वेश्चन। एक बार की जो इकोनॉमी डामाडोल हुई या परसेप्शन आया, वो तो मैं मानती हूँ ऐसा, मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है भले ही हम जगे, ये हमारा तरीका था प्रेशर में डिलीवरी देने का, जो नरेंद्र मोदी का तरीका है। कोरोना से लेकर, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर, बालाकोट से लेकर प्रेशर में डिलीवरी दी गई, पर इसका ये मतलब तो नहीं था। देखिए, स्टेट्स जो होता है ना, सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी बहुत अंदर तैयार की जाती है। पता है कि $836 बिलियन का भारत का एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में, ट्रेड है। उसका केवल 2% इम्पैक्ट हो रहा है टैरिफ से, केवल 2% अमेरिकन टैरिफ से इम्पैक्ट हो रहा है उसका भारत में लॉस। और उसी के बाद टैरिफ के बाद, इसीलिए भारत की जो थिंक टैंक था कभी अग्रेसिव रिएक्ट नहीं किया, हमेशा रिस्पांस किया। रिस्पांस ऑलवेज पॉजिटिव लीडरशिप देती है। बिल्कुल सर, पर हमको ऑयल, रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना पड़ा। हमने साइलेंटली किया, लेकिन हमारी कंपनी से इंडस्ट्री रशिया से नहीं लिया। ये पिछली क्वार्टरली रिपोर्ट अगर देखेंगे तो जब 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया गया है, उसके बाद पिछले 6 महीने ज्यादा तेल भारत ने आयात कर लिया है रशिया से।